दोस्तों, हमारा जो पाकीज़ा आंचल हिंदी कहानियाँ चैनल बंद हुआ था, तो वो चैनल अब यूट्यूब की तरफ से खोल दिया गया है। तो अब आपको उस चैनल पर भी रोज़ रोमांटिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तो इस चैनल के साथ साथ आप उस चैनल के साथ अपना प्यार बनाए रखें, उसे सपोर्ट करें। और जो चैनल इतने महीनों से डाउन हुआ है, तो प्लीज़ उसे दोबारा से उठाने में मेरी हेल्प करें। आई होप आपकी सपोर्ट और आपके प्यार से चैनल पहले की तरह चलने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं और आज की कहानी शुरू करते हैं। ये गोलियां कहाँ से आईं? बेबान सिंघानिया ने गोलियां सामने रखते हुए पूछा। तो माया की सांस जैसे सीने में अटक गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ये प्रेगनेंसी रोकने वाली गोलियों का इस्तेमाल कर रही हो ताकि तुम मेरा बच्चा पैदा न कर सको। आज की रात तुम पर कहर बनकर टूटूंगा ताकि ठीक 9 महीने के बाद तुम्हारी कोख से। ये वो समय था जब शगुन एक बड़े से मैदान में खड़ी अपने चारों ओर दर्जनों आदमियों को देख रही थी। तेज हवाओं की रफ्तार पर उसका दुपट्टा उड़ता जा रहा था, जिसे मुश्किल से शगुन ने अपनी मुट्ठियों में दबा रखा था। धूल उड़ाती एक बड़ी सी गाड़ी मैदान में पहुंची तो शगुन की आंखों में गहरी नफरत की झलक उभर आई। वो अपनी जीप से छलांग लगाकर नीचे उतरा, अपनी काली जैकेट को झटका देते हुए लंबे डग भरता उसकी ओर बढ़ने लगा। शगुन बिना डरे बिना घबराए अपनी जगह पर स्थिर खड़ी, बिना पलक झपकाए उसकी ओर देख रही थी। उसने काले चश्मे को उतारा और सामने खड़ी लड़की को सिर से पांव तक गहरी निगाहों से देखा। वो उस वक्त पीले रंग की साधारण फ्रॉक और चूड़ीदार पैजामे के साथ नंगे पैर खड़ी थी और पतला सा दुपट्टा हवा से उड़ने से बचाने के लिए अपनी मुट्ठी में कसकर थामे हुए थी। एक कंधे से उसका फ्रॉक ढलक कर नीचे गिर रहा था। शायद गाड़ी की डिक्की से निकलते हुए उसका फ्रॉक फंस गया था और बुरी तरह फट चुका था। उसके शरीर की सुंदर रेखाओं को देखते ही हेमंत सिंघानिया ने अपने जबड़े कस लिए। इस हालत में हेमंत सिंघानिया के अलावा किसी और की नज़र उसकी बीवी पर पड़े, ये वो गवारा कर ही नहीं सकता था। हालांकि उसके सारे आदमी अपनी अपनी पोजीशन में नजरें झुकाए खड़े थे। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि हेमंत सिंघानिया की बीवी की ओर नज़र भी डाल सके। जब जानती हो कि हेमंत सिंघानिया की कैद से नहीं भाग सकती, तो ये नाकाम कोशिश क्यों करती हो? उसने गुस्से से कहा और अपनी जैकेट उतारकर पल भर में ही उसे पहना दी। इज्जतों के लुटेरे अब रक्षक बन गए। शगुन ने नफरत से उसकी जैकेट की ओर देखते हुए चुभता सवाल किया। ये तो वक्त आने पर तुम्हें पता चलेगा मिस सनशाइन, हेमंत से धोखा करने की कितनी बड़ी सजा मिलेगी तुम्हें। चलो मेरे साथ। उसने उसकी कलाई को जबरदस्ती पकड़ते हुए अपने साथ जीप की ओर खींच लिया। हेमंत सिंघानिया ने जीप को डूमस बीच से निकालते हुए अब सूरत की ओर रुख किया था। ऊंचे नीचे रास्तों पर जीप तेजी से दौड़ रही थी, जबकि उसके गार्ड्स की गाड़ियां भी दूर दूर तक उसके साथ चल रही थीं। हेमंत ने एक हाथ से शगुन की कलाई पकड़ रखी थी, जो विफरी शेरनी की तरह किसी भी समय उस पर टूट पड़ने को तैयार थी। हेमंत सिंघानिया आज कुछ जरूरी काम निपटाने डूमस बीच आया था। सूरत में उसका फार्म हाउस था, जहां पिछले 2 महीने से शगुन को उसने कैद कर रखा था। आज वो कैसे चुपचाप उसकी जीप में चढ़ गई और यहाँ तक पहुँच गई, ये अंदाज़ा उसे भी न लग सका। और फिर इतनी आसानी से बच निकली, मगर समय रहते उसे सूचना मिल गई थी। ये तो भगवान की कृपा रही कि वो हेमंत सिंघानिया के दुश्मनों के इलाके में नहीं गई थी, वरना आगे का सोच कर ही हेमंत का दिमाग भड़क उठा था। उसका मन कर रहा था कि चलती जीप से उसे सीधे किसी खाई में फेंक दे, ताकि उसके अंदर की आग थोड़ी तो ठंडी हो सके, जो समय के साथ तेज होती जा रही थी। गाड़ी रोको हेमंत सिंघानिया, वरना तुम्हारी मौत आज मेरे हाथों होगी। शगुन ने उसकी पकड़ से अपनी कलाई छुड़ाते हुए चिल्लाकर कहा। लेकिन हेमंत की पकड़ और भी कस गई। जान तो आज मैं तुम्हारी निकालूंगा सनशाइन, वो भी अपने तरीके से, ताकि फिर कभी भागने की हिम्मत ना हो तुम्हारी, वो बर्फ जैसे ठंडे लहजे में बोला। उसकी बात सुनकर शगुन का दिल जैसे अंगारों पर लौट गया। अचानक ही शगुन ने स्टीयरिंग घुमाया और जीप सीधी सड़क से उतरकर खाई की ओर जाने लगी। जीप बुरी तरह हिचकोले खाने लगी थी। इस अचानक हादसे के लिए हेमंत सिंघानिया तैयार नहीं था। उसने गाड़ी के स्टीयरिंग को संभालने की कोशिश की, लेकिन एक हाथ से उसे काबू करना मुश्किल हो रहा था। और जैसे ही उसने एक पल के लिए शगुन का हाथ छोड़ा ताकि ब्रेक लगा सके, उसी पल शगुन ने जीप से बाहर छलांग लगा दी और हेमंत को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल निकाल लिया हो। जीप सीधी खाई के मुहाने पर थी कि हेमंत ने अचानक ब्रेक लगाया। ओए, हमारे सिंघानिया साहब की जीप खाई की ओर जा रही है, जल्दी करो, उन्हें बचाओ। एक गार्ड ने
ऊंची आवाज में कहा, ओए रुक, सिंघानिया जी ने मना किया है कि पास नहीं जाना। उस गाड़ी में सिंघानिया की औरत है, अगर उस पर नजर पड़ी तो सिंघानिया जान से मार डालेगा। दूसरे गार्ड ने चिल्लाकर उसे रोका तो सभी वहीं सड़क पर गाड़ियां रोककर नीचे खाई की ओर जाते रास्ते को देखने लगे, जहां अब शाम के साए गहरे होते जा रहे थे और दो धुंधले से वजूद मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। पर वे सभी गार्ड्स अपने दिल के अजीज सिंघानिया के लिए अपनी अपनी पोजीशन ले चुके थे। हेमंत सिंघानिया ने एक ही छलांग में जीप से बाहर कूदते हुए शगुन की ओर कदम बढ़ाए थे, जो एक नुकीले पत्थर से सिर टकराने पर बुरी तरह जख्मी हो उठी थी। माथे से खून बह रहा था। चकराता सिर लिए उसने पलटकर जीप की ओर देखा, जहां हेमंत सिंघानिया कूदता हुआ बाहर आया था और अब उसी की ओर बढ़ रहा था। शगुन ने घबराकर वहां से भागने की कोशिश की। वो दौड़ी, लेकिन चक्कर खाते सिर ने उसके कदम वहीं जड़ दिए। नहीं शगुन, होश मत खोना, इन सिंघानियों को सबक सिखाए बिना मर नहीं सकती तुम। खुद को हिम्मत देती वो आगे बढ़ी कि हेमंत ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर मोड़ लिया। वो कुछ कहता कि उसके साथ उसके माथे से बहता खून देखकर उसके होंठ कसकर भींच गए थे। उसने अपने हाथ से उसके जख्म को रोकने की कोशिश की, लेकिन शगुन ने नफरत भरे अंदाज में उसका हाथ झटक दिया। खबरदार, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना हेमंत सिंघानिया, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। वो उसका हाथ झटकते हुए सख्ती से बोली तो हेमंत सिंघानिया के चेहरे पर एक मुस्कान तर गई। इट्स साउंड्स गुड, जैसे बॉलीवुड मूवी, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। एंड जस्ट इमेजिन हॉरर मूवी, एक ड्रैकुला सीन, यू सक माई ब्लड बेब्स। वो उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, आंखों में गुस्से की लालिमा और चेहरे पर तंज भरी मुस्कान लिए बोला। लेकिन अगले ही पल चौंक उठा जब शगुन ने अचानक उसके गर्दन की दाईं ओर अपने दांत गड़ा दिए। वो तो जैसे सांस ही लेना भूल चुका था। अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर भींचे वो उसके दिए दर्द को सहन कर रहा था, लेकिन शगुन तो मानो जोंक की तरह चिपक गई थी, जैसे बिना मांस नोचे पीछे नहीं हटेगी। हेमंत ने उसे पीछे हटाना चाहा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। मजबूरन हेमंत को भी उसकी बेशर्मी का जवाब बेशर्मी से ही देना पड़ा। उसके पेट के निचले हिस्से पर दबाव डालता वो उसे कानों की लौ तक लाल कर गया था। वो बुरी तरह पीछे हटती लाल चेहरा लिए हेमंत को गुस्से से घूरने लगी, जबकि उसके होंठों पर खून लगा हुआ था। हेमंत ने अपना निचला होंठ दांतों के नीचे दबा लिया और गर्दन के जख्म पर हाथ रख दिया। तुम दया के काबिल नहीं हो, झटके से कहते हुए उसने शगुन की कलाई को जोर से पकड़ा और ऊपर की ओर कदम बढ़ा गया। सभी बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो गए थे और पीछे हट गए थे। उसकी जीप बुरी तरह फंस गई थी, जिसे निकालने का वो अब रिस्क नहीं ले सकता था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी और उसे अपने इलाके में वापस पहुंचना था। गार्ड्स की एक जीप लेते हुए वो उसमें शगुन को बिठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर एक बार फिर से सूरत की सड़क पर निकल पड़ा। शगुन ने नफरत से उसकी ओर एक नज़र डाली थी, लेकिन अगले ही पल उसका दिल बुरी तरह सिमट गया था। उसके गले पर दिए गए अपने जख्मों को देखकर वो अपना होंठ दांतों के नीचे बुरी तरह दबा गई। ड्राइव करते हुए भी हेमंत की नज़र उस पर थी। हाथ उसके होंठों की ओर ले जाकर उसने उसका निचला होंठ दांतों से छुड़ाया। 2 महीने से हो मेरी कैद में, मेरी बीवी हो, एक जायज़ रिश्ता है तुम्हारे साथ। जिस वक्त चाहता जब चाहता तुमसे अपना हक ले सकता था, लेकिन मैंने लिहाज किया, बहुत ही ज़्यादा लिहाज किया तुम्हारा। लेकिन आज जो तुमने किया है ना, उसका बदला सूद समेत लूँगा तुमसे बिस्तर पर। जस्ट वेट एंड वॉच। हेमंत सिंघानिया, अगर तुमने शगुन को छूने की कोशिश भी की ना, तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। जान कैसे लेते हैं आज रात तुम्हें बहुत ही डिटेल से समझाऊंगा, ताकि तुम दोबारा भागने की कोशिश ना करो और ना मुझे काटने की। मानी भरे अंदाज में कहते हुए उसने शगुन को बुरी तरह डरा कर रख दिया था। कहाँ से आ रहे हो तुम? जो अभी अभी बाहर से लौटा था अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था कि अपने पापा की आवाज़ पर उसके कदम रुक गए। कोई काम था आपको पापा? तुम्हारी माँ ने शिकायत की है तुम्हारी। उन्होंने तुम्हारे लिए मीना को पसंद किया है शादी के लिए। जानता हूँ पापा, लेकिन मैं राजी नहीं हूँ। पापा, मैं पहले भी बता चुका हूँ और बार बार यही बात दोहराने का क्या मतलब है? जब मैं शादी के लिए तैयार ही नहीं तो फिर माँ क्यों बार बार इस बात पर बहस करती हैं? देखो यार, तुम्हारी बीवी, एक बाहर वाली औरत की खातिर अपनी माँ को नाराज़ करोगे तुम? पापा, बाहर वाली नहीं थी वो। विवान ने मुश्किल से अपने लहजे को धीमा रखा। जानता हूँ, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही, तो क्यों उसकी यादों को सीने से लगाए बैठे हो? आगे क्यों नहीं बढ़ते? पापा,
मैं माया की जगह किसी को नहीं दे सकता, और इस तरह से शादी करके अगर मैं किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँ तो ये उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। फिर चाहे वो मीना हो या फिर कोई और हो, मैं शादी नहीं करूँगा। इसलिए बेहतर होगा कि दोबारा मेरे साथ इस विषय पर बात न कीजिए। वो सख्ती से कहता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ गया, जबकि सुभाष सिंघानिया गुस्से से सिर झटकते रह गए। वो लड़की उसकी ज़िंदगी से चली गई है, इस दुनिया से ही चली गई है, लेकिन ये अब भी उसकी यादों के सहारे जी रहा है। न जाने कब अकल आएगी हमारी औलाद को। और एक वो दूसरा है जो फार्म हाउस से बाहर ही नहीं निकलता, पता नहीं कौन से खजाने दफन किए हैं वहाँ पर। अपने दिल की भड़ास निकालते हुए वो बाहर की ओर बढ़ गए। बेबान सिंघानिया अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसका दिल फिर से अतीत की यादों में डूबने लगा था। 2 साल पहले उसकी ज़िंदगी में वो मासूम सी लड़की आई थी, अपनी मासूमियत उसकी ज़िंदगी में बिखेरते हुए। माया अपने नाम की तरह खुद भी बहुत खूबसूरत थी। अपनी और उसकी शादी की तस्वीर निकाली, हमेशा की तरह उसे याद करता हुआ उसकी तस्वीर पर हाथ फेर रहा था। लेकिन उनकी ज़िंदगी में मोहब्बत की उम्र कितनी कम होगी उसने कभी सोचा नहीं था। बहुत मोहब्बत की थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन बदले में सिर्फ बेवफाई मिली। बेबान ने वो तस्वीर वापस दराज में रखते हुए गुस्से से दराज को बंद कर दिया। नहीं, मेरी ज़िंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है। वो एक धोखेबाज थी, धोखे के साथ आई और मेरा सब कुछ बर्बाद करती चली गई। दिल ही दिल में उसे बोलता हुआ उसने आंखें सख्ती से मींच लीं। वो शगुन को लिए फार्म हाउस पहुंचा था। उसकी कलाई सख्ती से थामे सीधा कमरे की ओर बढ़ा। शगुन बुरी तरह गुस्से के मारे बिफर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हेमंत सिंघानिया उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। उसे अभी भी यही लग रहा था कि वो बस उसे डरा रहा है, उसके साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेगा। वो दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दे रही थी, जबकि हेमंत सिंघानिया के गुस्से से अंदर से बुरी तरह घबरा भी चुकी थी। हेमंत, छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो? वो उसे जोर से बेड पर पटकते हुए अपनी गर्दन पर हाथ रखता, अपनी आंखें नीचे गर्दन को स्ट्रेच करता, आईने में अपना जख्म देखता और भी ज़्यादा तैश में आया था। फिर पलटकर शगुन को देखा जो बांस हाथ में उठाए उसे मारने को दौड़ी थी, लेकिन वक्त रहते हेमंत ने उसकी कलाई पकड़कर खुद को बचाया था। वो पहले भी उसे तकलीफ पहुंचाने का कोई ना कोई मौका तलाशती रहती थी, लेकिन आज तो उसने हद ही करती थी। उसके हाथ से बांस लेकर दूर दीवार पर दे मारा और शगुन उछलकर पीछे हो गई। हेमंत ने गुस्से से उसका दुपट्टा खींचते हुए उसे अपने हाथ पर लपेटा था। दुपट्टा खींचने से उसके गले पर बहुत सख्त खरोंच पड़ी थी और वो सिसक कर रह गई। लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटी। उसके माथे से खून बहना अब बंद हो चुका था, लेकिन जख्म अब भी ताज़ा था। पर शगुन को तो कोई परवाह ही नहीं थी, जैसे बहुत बेकाबू हो रही हो ना, तुम्हारे अंदर की आग को अभी ठंडा करता हूँ, हेमंत ने गरजते हुए कहा और साथ ही उसके वजूद से अपनी जैकेट को उतारकर दूर फेंका। अगले पल उसे कमर से जोर से जकड़ा और उसकी फिरौक को नीचे की ओर। शगुन की सांसें सीने में अटकी हुई थीं, आंखों में नमी लहराई थी। हेमंत, तुम मेरे साथ, वो हकलाते हुए बोलती उसे फिर से चेतावनी दे रही थी। मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ, अभी तुम्हें थोड़ी देर में ही सब कुछ पता चल जाएगा। शगुन उसकी जलती हुई सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस करती लड़खड़ाते हुए लहजे में बोली थी। हेमंत ने झटके से उसका रुख अपनी ओर करते हुए दोबारा से कंधे के नीचे सरकाया था। वो तड़पते हुए उसे अपनी मुट्ठियों में जकड़ गई। अगर तुमने अपनी हद पार की हेमंत, तो मैं जान दे दूंगी अपनी। वो अब की बार अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। नहीं मेरी जान, रोना नहीं, ये आंसू अभी नहीं बहने चाहिए, इन्हें बचा कर रखो, थोड़ा सा इंतजार करो। वो पल भी बस अभी आने वाले हैं जब तुम्हारी आंखों से आंसू निकलेंगे। कुछ ही देर में इन्हें बहने की अभी ठोस वजह दूंगा तुम्हें। कहते हुए हेमंत ने सख्ती से उसकी फिरौक को उसके वजूद से। हेमंत सिंघानिया, आई हेट यू, शगुन चीखते हुए तड़पी थी। चुप, एकदम चुप, आवाज़ ना आए। हेमंत सिंघानिया इतनी ऊंची आवाज़ में दहाड़ा कि वो सहमकर उसके सीने में ही छिप गई थी। हेमंत ने उसके सशंकित वजूद से आंखें हटाते हुए उसके चेहरे पर ध्यान केंद्रित किया। उसका जबड़ा सख्ती से हाथ में दबोचते हुए वो उसके साथ अपने होठों को मजबूती से मिला रहा था, उसकी आत्मा को नष्ट करने के इरादे से। शगुन की सांसें गहरी हो गईं। इन 2 महीनों में आज तक हेमंत उससे इतना करीब नहीं हुआ था और ना ही आज तक ऐसी कोई हरकत की थी, पर आज वो हर हद पार कर रहा था और शगुन का पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन हेमंत आज बिल्कुल भी तरस खाने के मूड में नहीं था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसकी सांसों को आज हमेशा के लिए रोक दे।
उसे बिस्तर पर धक्का दिया तो बेख्तियार नजरें उसकी शगुन की गहरी सांसों से ऊपर नीचे होती मुलायम धड़कनों पर जा ठहरी। हेमंत के सीने में मौजूद खून का लोथड़ा एक पल के लिए ठहर सा गया था। शगुन ने मुश्किल से पीछे होते हुए अपनी धड़कनों को दोनों बाहों से छुपाया। करीब मत आना हेमंत, वरना मैं खुद को, वो आसपास देखती अपने बचाव का जरिया खोजने लगी। इतनी आसानी से वो हेमंत से हार नहीं मान सकती थी। हेमंत एक ही कदम में उसकी ओर बढ़ते हुए उसकी दोनों कलाइयों को उसके चेहरे पर झुका था। शगुन अपनी सांसें ही रोक गई। क्या हुआ? शगुन सिंह डर रही है? हेमंत सिंघानिया से यकीन नहीं आ रहा। हेमंत सिंघानिया ने उसके डर से आनंद लेते हुए कहा, तुम सब एक जैसे हो। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अब तुम जानवरों की तरह। वो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। जंगलियों के साथ जानवरों वाला ही सलूक किया जाता है। ये मेरी गर्दन पर निशान इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि तुम कितनी बड़ी जंगली हो। सनशाइन, जो निशान तुमने मुझे यहाँ पर दिया है ना, अब तुम देखो मैं तुम्हारे वजूद के किस किस हिस्से पर ये निशान बनाता हूँ। इतना कहते हुए वो उसकी गर्दन पर झुका, उसे साथ ही हर पर्दे से आज़ाद भी कर दिया। वो हलकान होती, गहरी सांसें भरती, एकदम से अचानक चुप हो गई। हेमंत सिंघानिया ने उसकी गर्दन से सिर उठाते उसके चेहरे पर लिखे दर्द को देखा तो अपने दिल को पसीजने से रोक नहीं पाया। ठंड के बावजूद भी डर की वजह से शगुन का पूरा शरीर पसीने से भर चुका था और उसकी हालत देखकर हेमंत के दिल को कुछ हुआ था। झटके से उसे पीछे होते हुए उसे अपनी बाहों में भरे बाथरूम का रुख करते हुए शावर ऑन कर दिया और ठंडे पानी के नीचे खड़ा कर दिया। वो शगुन सिंह किसी से न घबराने वाली, ठंडे पानी से उसकी जान जाती थी। जैसे ही शावर का ठंडा पानी उसके शरीर पर पड़ा तो वो जो गहरी सांसें लेते हुए कांप रही थी, सीधे हेमंत के सीने में जा समाई। हेमंत ने उसे फिर से शावर के नीचे ही खड़ा कर दिया। वो बुरी तरह कांप रही थी। एक हाथ से टैप बंद करते हुए उसने उसे बाथरोब पहनाया और बाहर ले आया। तभी उसके फ़ोन पर बेबान सिंघानिया की कॉल आने लगी। उसे बिस्तर पर लिटाते हुए कंफर्टर उड़ाते वो कॉल रिसीव करता हुआ स्लाइडिंग डोर खोलता हुआ कमरे से टेरेस पर आया था। किधर हो तुम? सवाल नाराज़गी से भरा था। जानते हैं कहाँ हूँ, फिर क्यों पूछ रहे हैं? हमेशा की तरह उखड़ा हुआ लहजा। तुम उस लड़की को छोड़ क्यों नहीं देते? हेमंत, बेबान ने बेबसी से उसे समझाते हुए कहा। मेरे मरने के बाद, छोटा लेकिन स्पष्ट अंदाज में जवाब दिया। बहुत जालिम हो तुम हेमंत, मरने की बात तो ऐसे करते हो जैसे। बेबान ने सांस भरते हुए बात को अधूरा छोड़ दिया। मेरी खुफिया जानकारी न लिया करो भाई, मैंने वही करना है जो मेरा जी करेगा। वो अभी भी गंभीर था। अब देखो हेमंत, मेरी बात गौर से सुनो। वो लड़की तुम्हारी बीवी है तो तुम उसे अपनी बीवी मानते हुए सिंघानिया हवेली ले आओ, ना कि उसे फार्म हाउस पर रखो। जानते भी हो कि वो इतनी सेफ नहीं है वहाँ पर। तुम उसे अकेला छोड़ते हो, कुछ सोचो इस बारे में। अच्छा, मैं उसे हवेली ले आता हूँ, लेकिन माँ को कौन समझाएगा, कौन बात करेगा उनसे? वो भी आज पूरी तरह बहस के मूड में था। इसका मतलब है तुम शगुन से रिश्ता रखना चाहते हो। न शगुन तुम्हारे लिए नफरत की आग है और न तुम उसके लिए बदले का जुनून। विवान की बात पर हेमंत हंसा, लेकिन मजाकिया अंदाज में। ये तो आप कह रहे हैं भाई, लेकिन वो क्या कहते हैं कि नज़दीकी की ध्वनि दूर से ज़्यादा अच्छी लगती है। कभी मिलेंगे शगुन से तो आपको ना उसमें माया भाभी की झलक दिखेगी। हेमंत की बात पर बेबान के जबड़े भिंचे। मैं मामा और पापा से खुद बात कर लूँगा, तुम हवेली पहुँचो बस। उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए अपनी बात करता हुआ वो कॉल काट गया। हेमंत कमरे में वापस आया तो शगुन कमरे में कहीं नहीं थी। उसे याद था कि उसने दरवाजे को लॉक किया था। वो ऑटोमेटिक लॉक था, वो बिना कोड के या उसके टच के नहीं खोला जा सकता था। इसका मतलब था वो कमरे में ही थी, लेकिन उससे छुप रही थी। हेमंत ने पलटकर बाथरूम की ओर देखा तो उसका दरवाज़ा बंद था। हेमंत के चेहरे पर एक मुस्कान आई थी। वो दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजे के लॉक पर हाथ रखा तो वो अपने आप खुलता चला गया। अंदर डरी सहमी खड़ी शगुन ने उसे सामने देखा तो उसका दिल जैसे थम सा गया था। फार्म हाउस में मौजूद सभी लाल लॉक ऑटोमेटिक थे, जो हेमंत के छूते ही खुल जाते थे। सब कुछ उसकी हथेलियों के स्कैनर से जुड़ा था। माय सनशाइन, तुम्हें क्या लगा तुम खुद को आज मुझसे बचा लोगी? उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए वो बेहद डरावना लग रहा था। शगुन उस वक्त ठंड से कांप रही थी। उसने अपने हाथों से उसे बाहों में उठाया और बाथरूम से बाहर ले आया। बिस्तर पर बिठाकर खुद बेड ग्राउंड से टिक गया। शगुन थोड़ा पीछे सरकी, जबकि हेमंत उसके माथे से बाल हटाकर वहाँ के जख्म को साफ करने लगा।
ये काम वो बहुत संजीदगी से कर रहा था और शगुन बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। मुझे लगता है आज के लिए पकड़म पकड़ाई का ये खेल काफ़ी है। अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। कल एक नया खेल खेलेंगे, क्योंकि कल मैं तुम्हें सिंघानिया हवेली लेकर जा रहा हूँ। उस हवेली में जहाँ तुम्हारी बहन भी कभी बहू बनकर आई थी और हमारी जिंदगियाँ बर्बाद कर दी थी। अब तुम खुद को तैयार कर लो मेरी सनशाइन। अब तुम मेरी बीवी की हैसियत से उस हवेली में जाओगी। सोच लो, सब सहना इतना आसान नहीं है। अगर मैंने तुम्हारी सारी अकड़ न तोड़ दी तो मेरा नाम भी हेमंत सिंघानिया नहीं। वो आंखें छोटी करते हुए, दांत पीसते हुए अपनी बात कहकर वहाँ से बाहर चला गया, जबकि शगुन अपने गाल से आंसू रगड़ते हुए खुद को रोने से रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी। प्लीज़ बेबान, आराम से, मुझे दर्द। वो सिसकी थी तो बेबान ने अपने काम में नरमी लाते हुए उसके चेहरे पर आए पसीने की छोटी छोटी बूंदों को अपने होठों से चूम लिया था। वो उसकी ज़िंदगी थी, उसकी चाहत, उसके जीने की वजह, और अपनी मोहब्बत को वो तकलीफ़ कैसे दे सकता था, वो भी शादी की पहली रात जब वो टूटकर उसकी बाहों में बिखर रही थी। बेबान ने बहुत नरमी से माया के होठों को अपने होठों में उलझा लिया था और उसे अपनी शिद्दतों से बेहाल करने लगा, जबकि उसकी ये कोमल शिद्दत भी माया के सहने के काबिल नहीं थी। वे दोनों ज़िंदगी से भरपूर एक ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन वो ज़िंदगी एक धोखा थी, एक फरेब थी। बेबान नहीं जानता था कि माया सिंह एक साजिश के तहत उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई है। वो सिर्फ वही करती थी जो उससे कहा जाता था, लेकिन उसके जज्बात बेबान के लिए सच्चे थे या झूठे, ये बेबान आज तक समझ नहीं पाया। एक बुरे ख्वाब से वो जागा था, उसका पूरा जिस्म पसीने से तर था। आज फिर वही ख्वाब उसे तंग करने चला आया था, जिसमें माया पहले उसे हंसाती है, फिर रुलाती है और फिर जुदा हो जाती है। किस चीज़ की कमी होने दी मैंने तुम्हें माया, जो तुमने मेरे जज्बात के साथ ये खेल खेला और आज मुझसे इतनी दूर हो गई हो कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं ला सकता। बेबान ने सामने लगी दीवार पर लगे शीशे पर बेतहाशा मुक्के बरसाए। अपने हाथ से बहते लहू को एक थकी हुई निगाह से देखा, लेकिन जो जख्म दिल पर लगे थे उनका तो कोई इलाज ही नहीं था। बेबान ने अपनी आंखें बंद की तो कुछ पल उसके दिमाग के पर्दे पर फिर से लहराने लगे। वो अतीत में जाना नहीं चाहता था, लेकिन अतीत उसका पीछा भी नहीं छोड़ता था। गहरा सांस लेते हुए उसने खुद को अतीत के हवाले कर दिया, जहाँ सिर्फ खुशियाँ थीं माया के रूप में। माया मेरी जान, परेशान क्यों हो? क्या हुआ? अभी अभी वो डेरे से वापस आया था और माया को रोते हुए देखा तो उसने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वो उसके पास आई तो उसने खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसके आंसू पोंछने लगा। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है? मम्मी जी कह रही हैं कि वो अटक गई। क्या कह रही हैं? शर्म के मारे माया की पलकें झुक गईं। वो हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, तो कहती हैं अभी तक हमें खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई। कहते हुए वो फिर से रोने लगी। अच्छा, रोना तो बंद करो। माया मेरी जान, परेशान क्यों हो? अच्छा ये बताओ, क्या तुम चाहती हो कि हमारा बेबी आए? उसकी बात पर माया ने शर्माकर अपनी पलकों को और नीचे झुका लिया। तो ठीक है, आज हम बेबी प्लान करेंगे और ममा को अगले महीने खुशखबरी भी सुना देंगे। क्या कहती हो? बेबान के बात पर वो शर्म से उसके सीने में सिमट गई। बहुत मासूम कम उम्र लड़की जो अपने से 10 साल बड़े बेबान के इश्क में डूबी हुई थी। और उस दिन बाकी बेबान ने अपना कहा सच कर दिखाया। वो पूरी लगन और शिद्दत से माया के करीब हुआ था, अपनी मोहब्बत की बारिश में उसका एक एक अंग सैराब कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद माया प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। बेबान की माँ के दिमाग में एक तूफान मचा हुआ था। बार बार एक ही बात कहती, माया तुम्हारा बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहती। लेकिन बेबान उनकी बातों को अनसुना कर देता, क्योंकि वो जानता था माया अभी छोटी है, मुश्किल से 18 की, तो इतनी जल्दी भी नहीं थी कि वो बच्चा दे। वो अपनी माँ को समझाता कि ये सब तो भगवान के काम है, वो जब चाहेगा उन्हें औलाद दे देगा। लेकिन सुमोना जी को माया के इरादे ठीक नहीं लगते थे। जाने क्यों उन्हें माया से नेगेटिव वाइब्स आती महसूस होती थी, लेकिन वो चुप ही रहीं। वक्त थोड़ा और गुजरा तो बेबान को माया में कुछ कुछ बदलाव महसूस होने लगे थे। कुछ तो ऐसा था कि वो उसके पास थी लेकिन उसके साथ नहीं होती थी। और फिर एक दिन ये राज भी खुल गया। शादी के 1 साल बाद जब रिपोर्ट्स बेबान के सामने आई तो वो अविश्वास से उन रिपोर्ट्स को देखता रह गया। मिस्टर बेबान, आपकी वाइफ शायद कुछ दवाइयाँ ले रही हैं ताकि वो कंसीव ना कर सके। आई थिंक कि आप दोनों की रजामंदी से हो रहा है। सुमोना जी के कहने पर वो एक दिन पहले अपनी बीवी को लेकर डॉक्टर के पास गया था और उसका ब्लड टेस्ट करवाते हुए कुछ और टेस्ट भी करवा गया था, जिसमें डॉक्टर ने आज जो कुछ उसे बताया उसे सुनकर तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी।
माया नहीं जानती थी कि इस टेस्ट से उसका भेद खुल जाएगा, पर ना वो कभी भी एक दिन पहले विवान के साथ डॉक्टर के पास ना आती। आज विवान शहर से वापसी पर जब वो रिपोर्ट लेने गया तो वो पूरी तरह गुमसुम हो गया था। डॉक्टर प्लीज़ आप ध्यान से चेक करें, कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरी माया ऐसा कर ही नहीं सकती। विवान को यकीन ही नहीं आया। देखिए विवान साहब, ये रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। ये रिपोर्ट आपके सामने है। SHBG रिपोर्ट करवाई है आपने। ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि खून की सतह को कंट्रोल करने वाले इन हार्मोन्स में बदलाव आया है। प्रोटीन की सतह बड़ी है और SHBG का लेवल भी बड़ा है, जो माना जाता है कि गोलियां इस्तेमाल करने से होता है, वरना इंसान की उम्र अगर 20 साल के आसपास हो तो ये सब इस स्तर पर नहीं होता। आपको इनका ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई मसला हो गया तो बाद में आपको ही रोना पड़ेगा। डॉक्टर ने थोड़ी संजीदगी से विवान से सारी बात कह दी। वापसी पर वो हवाओं की रफ्तार से गाड़ी भगाता हवेली की ओर आया था। कमरे में जाते ही उसने सारे दराज खंगाल डाले थे, हर चीज़ उलट पुलट कर रख दी थी, और फिर उसे उसकी मनचाही चीज़ मिल ही गई। वो पिल्स उसके हाथ लग गई। उसका पूरा जिस्म, पूरा वजूद जैसे किसी भूकंप की जद में आ गया था। अरे आप आ गए, मैं कब से आपका वेट। माया के बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही दम तोड़ गए थे। विवान के हाथ में वो टैबलेट्स देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। विवान उसकी तरफ जख्मी नज़रों से देख रहा था, जबकि माया की नज़रें उन टैबलेट्स पर थीं जो विवान के हाथ में थीं। ये टैबलेट्स कहाँ से आईं? विवान ने गुस्से से सामने करते हुए पूछा तो माया की सांस सीने में अटक गई। उसके सवाल पर माया जैसे मरने वाली हो गई। जवाब दो माया, वरना जान ले लूँगा तुम्हारी। वो गुस्से से झपटता हुआ उसकी ओर बढ़ा तो वो पीछे हटते हुए दीवार से जा लगी। मुझे नहीं पता, वो रोते हुए बोल रही थी, लेकिन उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो झूठ बोल रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ये प्रेगनेंसी रोकने वाली गोलियों का इस्तेमाल कर रही थी ताकि तुम मेरा बच्चा पैदा न कर सको, वो दबे गले से चिल्लाया था। माया ने रोते हुए सिर ना में हिलाया। मेरी माँ ने मुझसे कहा था और मैंने यकीन नहीं किया। बोलता रहा कि मेरी माया मासूम है। वो रिपोर्ट्स की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से चीख पड़ा। ये रिपोर्ट्स चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि तुम। दर्द और गुस्से से विवान की आंखों में आंसू भर आए। माया उसके आंसुओं को देखकर तड़प उठी। मैं तो इन रिपोर्ट्स को भी झुठला आया क्योंकि मैं जानता था मेरी माया मासूम है, और अब मेरा भरम टूट गया ये देखकर। वो गोलियां उसके सामने करते हुए जख्मी लहजे में बोला, तुमने मेरा एतबार तोड़ दिया, मुझे तोड़ दिया है माया तुमने। मैं अब कभी सर उठाकर जी नहीं सकूंगा। तुम वही एक लड़की थी जो मेरे दिल तक पहुंची थी, मगर तुमने मेरी मोहब्बत को बीच चौराहे पर उल्टा लटका दिया। मेरी खालिद जज्बात को मेरे ही मुंह पर इतनी बेरहमी से दे मारा कि अब मैं सारी ज़िंदगी खुद से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा। माया उसकी बातें सुनते सुनते ज़मीन में धंसती जा रही थी। काश वो शब्दों के तीर की बजाय हाथ उठा देता तो माया को इतनी तकलीफ न होती। जी चाहता है इसी वक्त तुम्हारे टुकड़े कर दूं और गिद्धों को खिला दूं, और मैं ये कर भी देता अगर तुमसे मोहब्बत न की होती। वो बर्फ़ जैसे ठंडे लहजे में कहता चला गया और माया की सांसें थम सी गईं। इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती कर बैठूं, यहाँ से चली जाओ। अपने दिल पर पत्थर रखकर विवान ने उसे फैसला सुना दिया। नहीं विवान, एक बार मेरी बात। वो तड़प गई थी। विवान के करीब होने लगी तो उसने उसे खुद से झटक दिया, पीछे की ओर धकेल दिया। वो हैरान निगाहों से विवान को देखने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं और हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाएं, निकल जाओ यहाँ से, वो गला फाड़ कर चिल्लाया था। माया बुरी तरह सहमकर 2 कदम पीछे हट गई। उसकी बेयकीन भरी निगाहें देखकर विवान अंदर ही अंदर मर रहा था। दर्द भी खुद दिया और मासूम भी खुद बन रही हो माया सिंह। बहुत नफरत करती हो ना मुझसे कि मेरा अंश अपनी कोख में पालना नहीं चाहती, तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगा। तुम्हें तलाक नहीं, प्लीज़ विवान, भगवान के लिए आगे कुछ मत कहिएगा। मैं जा रही हूँ। वो बिलख बिलख कर रोती हुई दिल पर हाथ रखे दरवाजे की ओर भागी थी। वो ठोकर खाकर गिरी थी मगर रुकी नहीं थी, पलटी नहीं थी। वो जा चुकी थी। विवान ने चीखा था, चिल्लाया था, रोया था। उसकी माँ ने उसे संभाला था, लेकिन वो जा चुकी थी, मगर विवान के वजूद को हमेशा के लिए जख्मी कर गई थी। वो जख्म जिनसे आज भी खून रिश्ता था। वो बेवफा निकली थी और वो जा चुकी थी, कभी वापस न लौटने के लिए। और वो दिन जब पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि एक लड़की ने पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी। वो कोई और नहीं, माया थी।
ये खबर हवेली वालों पर कहर बनकर टूटी। विवान को तो यकीन ही नहीं आया कि उसकी माया, उसकी डरपोक सी माया, मौत को भी गले लगा सकती है। अभी वो माया के दिए जख्म से उभरा नहीं था कि उसकी मौत की खबर ने विवान को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। वो तो जैसे इस दुनिया से अपना नाता ही तोड़ चुका था। इस बात को आज लगभग 1 साल से ऊपर हो गया था, लेकिन पहले दिन की तरह ही विवान के दिल के ये जख्म आज भी ताज़ा थे। उसकी पूरी रात जागते और सोते कटी थी। उसके अंदर हेमंत का खौफ समा चुका था, जिसने शादी के बाद भी अब तक उसे नहीं छुआ था। लेकिन रात को वो जिस तरह उसके करीब हुआ था, सोचकर ही शगुन की सांस सीने में अटक गई थी। रात को उसकी हालत क्या से क्या हो गई थी। वो सुकून की नींद सो भी नहीं पाई थी। धीरे धीरे सुबह की रोशनी फैलने लगी थी। वो मुदी मुदी आंखों से उठी। हेमंत, तुम मुझे सिंघानिया हवेली लेकर जाओगे? उस हवेली में जहाँ मेरी बहन के साथ तुम्हारी माँ ने इतना जुल्म किया। वो दर्द से आंखें मीच गई और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई थी। आंसू गालों से बेरहमी से रगड़कर साफ किए। यही तो मैं चाहती थी, उस हवेली में जाना जहाँ मेरी बहन के गुनहगार हैं, उसके कातिल हैं। एक एक को सजा दूंगी। इस शादी की वजह भी तो यही है हेमंत सिंघानिया, जो तुम नहीं जानते। और जिस दिन जानोगे ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और शगुन अपने मिशन को पूरा कर चुकी होगी। वो दुखते सिर के साथ उठी। हाथ माथे पर गया तो वहाँ पट्टी बंधी थी। शगुन की सांसें गहरी हो गईं। मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं चाहिए हेमंत। उसने वो पट्टी उतार कर फेंक दी। तकलीफ की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुम्हारी ये झूठी हमदर्दियाँ मुझे मेरे मकसद से रोक नहीं सकती। तुम सब मेरी बहन के गुनहगार हो, किसी को भी माफ़ नहीं करूँगी। वो चकराते सिर के साथ उठी और बाथरूम की ओर चली गई। कुछ देर बाद लौटी तो कमरे में हेमंत भी मौजूद था, जो सामने ही सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा था। शगुन ने उसे देखा और गुस्से और नफरत से मुंह फेर लिया। वो अभी भी बाथरूम में थी। कपड़ों के लिए कमरे में नज़र दौड़ाई, लेकिन अपने कपड़े उसे कहीं न दिखे। पर सोफे की एक साइड पर शॉपिंग बैग नजर आ गए। हेमंत की जलती नज़रें उसी पर टिकी थीं। शगुन ने आगे बढ़कर वो शॉपिंग बैग उठाया और ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गई। उसमें से ड्रेस निकाल कर पहना। वो बहुत खूबसूरत मैक्सी थी। सफ़ेद और नीले रंग के मेल से बना वो बहुत कीमती ड्रेस था। एक पल को शगुन का दिल सिमट गया, लेकिन अगले ही पल वो सिर झटकती तैयार होकर बाहर आ गई, जहाँ हेमंत की पोजीशन में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया था। हाँ, उसके हाथ में अब मोबाइल जरूर था। शगुन को बाहर आते देख वो अपनी जगह से उठा था। चलो, वो बिना एक नज़र देखे माथे पर बल डालकर बोला, कहाँ जाना है? तो वो भी झुंझलाकर बोली। हेमंत के जाते कदम रुके थे। भूल गई? रात को बताया तो था हवेली जाना है। और हवेली इस तरह जाओगी? वो उसकी फ़्रॉक से उभरती खूबसूरती को देखकर बोला था। तुम्हारी शॉल कहाँ है? उसने अब की बार तीखे लहजे में पूछा। कौन सी शॉल? मुझे तो बस यही ड्रेस मिली। शगुन ने नासमझी से उसकी ओर देखते हुए पूछा। हेमंत ने पलट कर देखा तो दूसरा शॉपिंग बैग अब भी सोफे पर ही रखा था। आगे बढ़कर उसने बैग खोला, उसमें से शॉल निकाल कर लाया और उसकी ओर बढ़ा दी। पहन लो इसे। लहजा हुक्म से भरा हुआ था। शगुन तमतमा उठी। अगर इतनी ही संस्कारी बहू बनाकर ले जाना था तो एक बड़ी सी साड़ी ले आते, लंबा सा घूंघट करके चली जाती। ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लड़कियों की शॉपिंग करने का कोई तजुर्बा नहीं है। बस जो समझ आया वो ले आया हूँ। हेमंत के चिढ़कर कहने पर वो मुंह बनाते हुए शॉल लेने लगी, जो उसके बस की बात नहीं थी। जिस फैमिली से वो संबंध रखती थी वहाँ तो दुपट्टा भी ना लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन शगुन ने फिर भी कभी दुपट्टा खुद से अलग नहीं किया था। हाँ, इतनी लंबी चौड़ी शॉल उसने कभी नहीं ली थी। वो काफ़ी देर तक उसे उलझती रही तो हेमंत समय देखते उसकी ओर बढ़ा और खुद आगे बढ़कर उसकी हेल्प करने लगा कि एकटक उसके दिलकश चेहरे को देखती रह गई। वो बेहद खूबसूरत था। मर्दाना बजाहत तो इन हवेली वालों में कूट कूट कर भरी थी। देखने वाली हर आंख हैरान रह जाती। लेकिन जितने ये चेहरे खूबसूरत हैं, इनके दिल उतने ही बदसूरत हैं। वो दांत पर दांत जमाए उसे देखती अपनी नज़रें फेर गई। हेमंत बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अब उसे शॉल उड़ा रहा था कि उसकी निगाह उसके माथे पर जा ठहरी। उसका जख्म अब भी ताज़ा था। दराज से क्रीम निकालते हुए उसने उसके माथे पर क्रीम लगाई तो वो अपने होंठ भींच कर रह गई। उसके पास आने पर उसकी गर्दन पर शगुन का ध्यान गया, जहाँ इस वक्त एक लाल निशान था जो अब हल्का हल्का नीला हो रहा था। बेख्तियार शगुन को शर्मिंदगी सी हुई। कल गुस्से में उसने हेमंत के साथ कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया था, पर बदला उसने रात को मुझे बेपर्दा करके ले तो लिया। वो जो जरा हमदर्दी महसूस करने लगी थी, एकदम से रात वाले लम्हे याद आने पर फिर से दिल में कड़वाहट भर गई। वो उसका हाथ थामे फार्म हाउस से बाहर आया,
गाड़ी में बिठाते हुए खुद ड्राइविंग सीट पर आया और गाड़ी को सूरत से पालनपुर के रास्ते पर डाल चुका था। लगभग 1.5 से 2 घंटे में उन्होंने पालनपुर पहुंच जाना था, जहां उनकी हवेली बड़े शानो शौकत से खड़ी थी, जिसकी नींवों को ढाने जा रही थी शगुन सिंह। शगुन सिंह और माया सिंह दोनों बहनें थीं और शहर के एक अमीर आदमी की बेटियां थीं। लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उनके माता पिता इस दुनिया से चले गए। उनकी बुआ अनुराधा जी, जो उनके पापा की सगी बहन तो नहीं थी बल्कि मुंह बोली बहन थीं, के हाथ में उनकी जिंदगी की डोर आ गई। उनका सारा हक उनकी बुआ के हाथ में चला गया। माया को बेबान से मोहब्बत थी, दोनों की शादी हो गई, लेकिन बेबान और उसके बीच ऐसा किया हुआ कोई नहीं जानता था। और फिर वो इस दुनिया से ही चली गई अपनी भरी पूरी जवानी में। अभी तो वो पूरी 20 साल की भी नहीं हो पाई थी। शगुन, जो हायर स्टडीज़ के लिए अमराट गई हुई थी, जब वापस लौटी तो कुछ समझ ही नहीं पाई। उसकी बहन की शादी कब हुई उसे छुपाया गया, यहाँ तक कि उसकी मौत भी छुपाई गई। बुआ से उसने सब कुछ सुना। वो बहुत रोई। उसकी बुआ ने उसे यही बताया कि माया पहाड़ी से कूद गई थी और फिर वो हैदराबाद से पालनपुर शिफ्ट हो गई, जहाँ उसकी बहन ब्याह कर गई थी, और फिर कभी वापस न लौटी। वहाँ वो सिंघानिया हवेली न जा सकी। वहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त थी, लेकिन वो उनका अंत चाहती थी। ऐसे में उसका टकराव हेमंत सिंघानिया से हो गया। वो नहीं जानती थी कि हेमंत सिंघानिया हवेली का छोटा बेटा है। शगुन ने सीट की पीठ से सिर टिका दिया और आंखें मूंद ली। रास्ता भी काफ़ी लंबा था और हेमंत से किसी भी बहस के बजाय वो चुपचाप इस सफ़र को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन गुजरे लम्हे उसे तंग कर रहे थे। अतीत के कुछ पल फिर से शगुन को याद आने लगे। उस रात वो रात के सन्नाटे में अकेली थी और सड़क पर चली जा रही थी। वो एक होटल से निकली थी, जहां उसकी ड्रिंक में उस होटल के एक वेटर ने नशा करने वाली कोई चीज़ मिला दी थी, क्योंकि वहां मौजूद एक जमींदार की नज़र शगुन की खूबसूरती पर टिक गई थी और उसे हासिल करने के लिए उसने ये सब कुछ करवाया था। शगुन लड़खड़ाई थी और सड़क के बीचों बीच बैठ गई। अपना सिर थामे उठने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि उसी पल एक गाड़ी उसके पास पहुंची। उसकी हेडलाइट की तेज रोशनी से शगुन ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। गाड़ी ने वक्त रहते ब्रेक मारी और वो गुस्से से बाहर निकला और सामने सड़क पर एक लड़की को नशे की हालत में पड़ा देख हेमंत सिंघानिया का दिमाग एक पल में घूम गया था। उसे कलाई से थाम कर उठाया तो वो लड़खड़ाकर हेमंत के सीने से जा लगी। पहली नज़र में ही वो हेमंत को बुरी तरह घायल कर गई। उसके सीने से लगी, वो अपने होंठ उसके सीने पर रख गई। हेमंत ने घबराकर उसे खुद के पीछे किया। करीब आओ मेरे, वो सिर थामे लड़खड़ाते अंदाज में बोली कि तभी एक गाड़ी आकर वहाँ पर रुकी। सुदेश राजपूत उस गाड़ी से उतरता हेमंत के पास आया। ये लड़की मेरी मिल्कियत है, इसे मेरे हवाले कर दो। हेमंत सिंघानिया। पास खड़ी नशे में चूर लड़की की ओर इशारा करते हुए सुदेश राजपूत ने कड़क आवाज में कहा। हेमंत ने एक नज़र उस लड़की को देखा जो गिरने ही वाली थी। हेमंत ने एक पल में ही उसे खींचकर अपने पीछे कर लिया। ये मेरा इलाका है सुदेश, और ये लड़की मेरे इलाके में है, तो मैं इसे तुम्हारे साथ कभी भी जाने नहीं दूंगा। हेमंत की कड़क आवाज़ पर सुदेश तिलमिलाकर रह गया। ये मेरी है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? वो भड़क गया। ये तुम्हारी है या नहीं, ये लड़की के होश में आने के बाद पता चलेगा, और तब तक ये मेरे पास रहेगी। उसकी बात पर सुदेश ने गन निकाली तो दूसरी तरफ हेमंत सिंघानिया के सारे गार्ड्स भी बंदूकें उसकी ओर तान चुके थे। न चाहकर भी सुदेश को वहाँ से पीछे हटना पड़ा और हेमंत उसे अपने फ्लैट पर ले गया। वो उसे उस हालत में कहीं और नहीं लेकर जा सकता था। कमरे में लाकर उसे बिस्तर पर फेंका तो वो बेचैन हो उठी और उठते हुए हेमंत को शर्ट से खींचा। वो सीधा उसके ऊपर जाकर गिरा, लेकिन हेमंत ने अपने बाजू दोनों तरफ रखकर खुद को उसे छूने से बचाया। लेकिन उस लड़की की अगली हरकत पर हेमंत के होश उड़ गए थे। वो उसकी शर्ट के बटन खोलती जा रही थी। हेमंत ने गुस्से में उसके दोनों हाथों को रोका तो वो अचानक से बिस्तर पर उसे गिराती हुई उसके ऊपर आकर बैठ गई। ऐसा हेमंत के साथ पहली बार हो रहा था। वो हेमंत के ऊपर झुकी, उसकी शर्ट के सारे बटन खोल चुकी थी और अब अपने तपते होंठ उसकी गर्दन और सीने पर रखकर हेमंत के अंदर जज्बातों का तूफान खड़ा कर गई थी। हेमंत ने उसके बालों से पकड़कर उसका चेहरा पीछे किया और खुद को उठाया। वो चकराते सिर के साथ खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, लेकिन जिस हालत में वो हेमंत के करीब थी, हेमंत को उससे नफरत हुई। अगले ही पल उस लड़की को उल्टी आने लगी। वो बाथरूम की ओर भागी। हेमंत ने सिर झटकते हुए अपनी शर्ट को बंद किया और अंदर गया, जहाँ वो नीचे गिरी हुई थी। हेमंत ने उसे अपनी गोद में उठाया और बाहर ले आया। वहाँ से शुरू हुई उनकी मोहब्बत, जो आगे चलकर हेमंत का इश्क और पागलपन बन गई।
मगर शगुन की तरफ से ये एक साजिश थी। मिलना इत्तेफाक था, लेकिन आगे वो सब कुछ प्लानिंग से करती चली गई। जब उसे पता चला कि सामने वाला हेमंत सिंघानिया विवान सिंघानिया का भाई है, तो वो उसके करीब होती चली गई और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाती चली गई। और फिर जिस दिन शगुन की हकीकत सामने आई, उसी दिन हेमंत उसे अपने फार्म हाउस ले आया, जहां उसे 2 दिन तक भूखा प्यासा बंद रखा और तीसरे दिन उससे शादी कर ली। शगुन शादी के लिए कभी राजी न होती अगर वो उसकी बुआ को मारने की धमकी न देता। मजबूरन उसे ही शादी करना पड़ी, पर शादी के बाद वो फार्म हाउस नहीं आया और न उसे वहां से निकाला। 2 महीने में सिर्फ 2 बार ही उसने चक्कर लगाए थे, जबकि शगुन को अपनी बहन की कातिल उसकी सास को मौत के घाट उतारना था। इसके लिए उसे यहाँ से बाहर निकलना था और वो कल यहाँ से भागी थी, पर हेमंत सिंघानिया की नज़रों से बच न सकी। गाड़ी एक झटके से रुक गई थी। सामने ही सड़क के दूसरी ओर पुल था। उफ, अभी तक हम यहीं पर हैं। इतनी स्लो स्पीड में ये गाड़ी चला रहा है, इसका मतलब हम कल तक पहुँचेंगे। गाड़ी को वो स्टार्ट कर रहा था, जो हो ही नहीं रही थी। अगले ही पल सुदेश वहाँ आकर मौजूद हो गया और हेमंत के माथे पर अनगिनत बल पड़ गए। ये अब कौन आ गया? शगुन के होठों से निकलने वाले शब्दों पर हेमंत ने होठ भींचे। तुम्हारा आशिक है। हेमंत की बात पर शगुन ने उसे घूरा। बाहर मत आना। वो उसे वॉर्न करता हुआ अपनी गन की गोलियां चेक करता हुआ खुद गाड़ी से बाहर निकला। हेमंत, इस लड़की को मेरे हवाले कर दो। सुदेश आज फुल फॉर्म में आया था, लेकिन कम हेमंत भी नहीं था। इस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें नोच लूंगा तुम्हारी, वो भी ठंडे लहजे में फुनकारा। मिल्कियत है मेरी, इस लड़की को मैं अपना बना कर ही लूँगा, सुदेश चिल्लाया। बीवी है मेरी। हेमंत उससे भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में दहाड़ा कि सुदेश गुस्से से होंठ भींच कर रह गया। झूठ, बकवास। इस लड़की पर पहला हक मेरा है, हेमंत सिंघानिया। वो गन उसकी तरफ तान कर बोला। हक की बात मत कर सुदेश। मेरी बीवी के बारे में अब अगर एक गलत शब्द भी कहा तो सीधा ये गोली तेरे दिल में उतारूंगा, हेमंत उससे भी ज़्यादा गुस्से से ललकारा। इससे पहले कि लड़ाई गोलियों तक बढ़ती, विवान सिंघानिया की अचानक एंट्री ने सब कुछ वहीं थमा दिया। शगुन ने एक नज़र उस जादुई पर्सनालिटी वाले शख्स को देखा, लेकिन अगले ही पल वो नफरत से मुंह फेर गई। यही तो था उसकी बहन का दोषी। सुदेश राजपूत, गाड़ी हटा लो वरना हम लोग अपनी इज्जत की तरफ बढ़ने वाले न हाथ सलामत रहने देते हैं और न पैर। विवान के ठंडे लहजे पर सुदेश राजपूत के हाथ नीचे हो गए थे। हेमंत से तो वो इतना परिचित नहीं था, लेकिन विवान को अच्छे से जानता था। वो कूल डाउन रहने वाला बंदा था, लेकिन जब दिमाग फिरता था तो फिर किसी को नहीं छोड़ता था। सुदेश विवान को देख पीछे हट गया था। विवान हेमंत की ओर मुड़ा। हवेली पहुंचो, मामा इंतजार कर रही हैं। अपनी नीली आंखों से वो उसे प्यार से देखते हुए बोला था तो वो मुस्कुरा दिया। हमेशा उसका भाई साया बनकर उसके साथ रहता था। अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हुए वो गाड़ी स्टार्ट कर गया। यही है ना वो शख्स जिसने मेरी बहन को मार डाला, शगुन नफरत से फुनकारी। हेमंत ने सख्ती से जबड़े भींचे। अपनी जबान को लगाम दो। मेरे भाई के बारे में कुछ भी बकवास की तो तुम्हारी जबान खींच लूँगा, वो दबे दबे लहजे में चिल्लाया था। मिस्टर हेमंत, अगर तुम यही सब चाहते हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, तो मुझे अपनी हवेली मत लेकर जाओ, वरना सब बर्बाद कर दूंगी, क्योंकि वहाँ न जबान रुकेगी और न हाथ। वो उसे वॉर्न करते हुए तपा रही थी, लेकिन हेमंत चुप रहा। वो उसके सब सवालों का जवाब हवेली जाकर देने वाला था। जैसे ही गाड़ी हवेली के कार पोर्च में रुकती है, वो उसे लेकर हवेली के एंट्रेंस की ओर बढ़ा, जहाँ एकदम फूलों की बारिश की गई। जब वो हेमंत को कुछ सख्त सुनाने लगी, ये सब देखती हुई हैरान रह गई और अगले ही पल बाहर वाले हवेली के हिस्से से अचानक होने वाली हवाई फायरिंग की आवाज़ ने शगुन को बुरी तरह समा दिया था। वो सहमकर हेमंत के बाजू को पकड़ गई, लेकिन अगले ही पल छोड़ दिया। तुम्हारे स्वागत में हो रहा है ये सब कुछ। हेमंत के कहने पर वो बुरी तरह हैरान हुई थी। वो उसका हाथ थामे अंदर दाखिल हुआ, जहाँ उसकी माँ उसका बेताबी से इंतजार कर रही थी। मेरा प्यारा बेटा। सुमोना जी ने उसका माथा चूमा और फिर आगे बढ़कर शगुन का भी माथा चूमने लगी कि शगुन ने अपना रुख फेर लिया। एक पल को उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और गुस्से के मारे हेमंत के जबड़े भींचे थे। बहुत प्यारी बहू है, सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। वो इतना कहती मुस्कुराकर पीछे हट गई। हेमंत जबड़े भींचे शगुन की ओर मुड़ा। मेरी माँ के साथ कोई बदतमीजी मत करना शगुन सिंह, वरना ऐसी सख्त सजा दूंगा कि सारी ज़िंदगी के लिए मेरी ज़िंदगी में आने को पछताओगी। वो सख्त गुस्से में कहता बाहर की ओर बढ़ गया। शगुन गहरा सांस भरती वहीं एक तरफ बैठती उनकी रस्मों को देखने लगी।
काफ़ी देर तक वो वहीं बैठी रही, फिर किसी नौकर से बेबान सिंघानिया के कमरे का पूछकर नज़र बचाकर वहां पहुंच गई। वो कमरा बिल्कुल खाली था। शगुन की आंखें भीग गईं। सिर्फ 1 साल वो इस कमरे में रही। इसके बाद उसे यहाँ से निकाल दिया गया, मार दिया गया। वो हिचकी लेते हुई पलटी थी। जहाँ बेबान खड़ा उसी को देख रहा था। अपने आंसू पोंछते शगुन ने नफरत से उसे देखा। क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही हो? वो हैरानी से उसे देखता हुआ पूछने लगा। गलती से यहाँ आ गई हो। हेमंत का कमरा दूसरी तरफ है। बेबान ने नजरें घुमाते हुए संजीदगी से कहा। शगुन सिंह गलती से भी गलती नहीं करती बेबान सिंघानिया। शगुन का नफरत में डूबा लहजा महसूस करते हुए वो एक पल के लिए रुक सा गया। क्या मतलब? अब की बार बेबान चौंका था कि उसी पल हेमंत कमरे में दाखिल हुआ। अरे ये यहाँ है, मैं इसे लेने आया था। हेमंत ने अपना लहजा हद तक सामान्य रखा, जबकि उसके अंदर ज्वालामुखी फटने वाला था। चलो शगुन। वो शगुन को लिए बेबान के कमरे से बाहर निकला, जबकि शगुन की सख्त नजरें आखिर तक बेबान पर ही टिकी रहीं। शगुन सिंह। बेबान सोच में डूबा। उसका दिल धड़क रहा था। माया के कहे कुछ शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। मेरी एक बहन है बेबान जी। वो फिलहाल अभी अमेरिका में है। शगुन नाम है उसका। वो मुझे बहुत प्यारी है बेबान जी, लेकिन मैंने उसे हमारी शादी का नहीं बताया है। वो अपनी स्टडीज छोड़कर मेरी शादी पर आ जाती, इसीलिए। अब जब अपनी पढ़ाई पूरी करके वो हिंदुस्तान आएगी तो उसे सरप्राइज मिलेगा। बेबान की आंखें सख्ती से बंद हुई थी। वो शावर लेने बाथरूम की ओर बढ़ गया। अब उसे तैयार होकर कहीं जाना था, एक बहुत ही जरूरी काम से। वो उसे जबरदस्ती अपने साथ लगाकर कमरे में लाया था। छोड़े मुझे, ये क्या बदतमीजी है। नहीं भाग रही मैं कहीं भी। शगुन अपनी पकड़ पर तड़पते हुए गुस्से से बोली थी। क्यों गई थी भाई के कमरे में? वो दरवाज़ा लॉक करते हुए उसे दरवाजे के साथ पिन करता दबा दबा गुर्राया। क्या कहना चाहते हो तुम? मेरे किरदार? वो बेयकीन हो गई। अपना मुंह बंद रखो। कोई बकवास की इस तरह की तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। वो उसकी बात काटते हुए सर्द लहजे में बोला। अगर शक करना होता तो उस वक्त करता जब नशे की हालत में सड़क पर मिली थी और फ्लैट में मेरी इज्जत पे तुमने हाथ डाला था। व्हाट रविश। बकवास बंद करो अपनी। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब बोलने की? शगुन उसे पीछे धकेलते हुए लब भींचते हुए बोली। हाँ, तुमने यकीन तो करना नहीं है, लेकिन आज तुम्हें यकीन दिला ही देता हूँ, क्योंकि उस रात नशे की हालत में तुम मेरे इस कदर करीब हो चुकी थी कि मैं तुम्हारे वजूद के हर खूबसूरत निशानी को देख चुका हूँ। तुम्हारी कमर के ऊपर यहाँ। वो उसकी कमर पर ट्रेसिंग करता हाथ ऊपर लाया। एक तिल है और बहुत ही जानलेवा। वो मदहोश अंदाज में बोला। झूठ, बकवास, पीछे हटो। शगुन ने घबराकर उसे खुद से परे किया। एक तिल यहाँ भी है। अब की बार हाथ उसकी कमर के नीचे लाते हुए एक हाथ से दबाव बढ़ाते वो शगुन के पूरे शरीर में सनसनी दौड़ा गया। छोड़े मुझे, क्या बेहूदगी है। वो अपने गालों को बिलश होने से रोक नहीं पाई थी। 1 मिनट, एक तिल और भी है। वो अपनी पकड़ में लिए बिस्तर की ओर बढ़ता, उसकी मैक्सी की साइड जिप खोलता उसके कंधे से नीचे करने लगा। तुम मेरे हाथों मारे जाओगे हेमंत सिंघानिया। वो पूरा जोर लगाकर उसे पीछे हटाने लगी, लेकिन वो टस से मस न हुआ। हेमंत सिंघानिया हूँ, इतना आसान नहीं मारना। मारना तो दूर की बात, तुम तो मुझे 1 इंच भी हटा नहीं पा रही। हेमंत ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसके कंधों से नीचे सरकाते हुए उसकी धड़कनों के बीच तिल की ओर खुमार भरी नज़रों से देखा। उसकी आंखों का केंद्र देखते हुए शगुन ने दोनों बाहों से खुद को छुपाने की कोशिश की। दूर हटो, ढीठ और बेशर्म इंसान। शगुन अपने बहकते जज्बातों को काबू किए मुश्किल से बोली। तुम्हें लगता है कि इस स्टेज पर आकर मैं बैक आउट करूँगा? उसके चेहरे पर झुकते हुए वो गंभीर आवाज़ में बोला और उसकी आंखों में देखने लगा। हेमंत तुम। वो कुछ बोलती कि हेमंत ने उसके होठों का पॉट बनाकर उन्हें अपने होठों की पकड़ में ले लिया। वो उसे खुद से दूर हटाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन जितना वो प्रतिरोध करती उतनी ही तीव्रता से उसके होठों पर कहर बरसता था। उसकी सांसों को इनहेल करते हुए वो उसे बुरी तरह बेबस कर चुका था। हेमंत, मैं तुम्हें मारूंगी। पीछे हटो, सांड हो पूरे के पूरे। मेरा सांस रुक रहा है। शगुन ने गहरे सांस भरते हुए चिल्ला दिया। अभी तो सांस छोड़ने वाला कोई काम ही नहीं किया और तुम डर गई। अभी तो पूरी रात बाकी है सनशाइन। हमारी मोहब्बत की दास्तान लिखेगी ये रात। वह मखमूल लहजे में कहते हुए अपनी शर्ट उतारता दूर फेंक गया। मम्मा कह रही थी 9 महीने बाद उन्हें पोता चाहिए, तो आज कोशिश करूँगा तो ठीक 9 महीने बाद उन्हें खुशखबरी सुनाऊंगा। ना, अब तुम हंस के साथ दो या रोके, तुम्हारी मर्जी। वो उसकी जिप को खींचकर आखिरी हद तक ले गया। हेमंत प्लीज़ डोंट डू। वो उसके इरादे देखकर अब की बार खुद को बेबस महसूस करने लगी थी।
सॉरी माय सनशाइन, मैं तुम्हें हरगिज़ ऐसा मौका नहीं दूंगा जिससे मेरी आने वाली औलाद पर कोई बुरा असर पड़े। जो भाभी ने किया तुम ना करो। इसके लिए मुझे आज ही ये सब कदम उठाना पड़ेंगे। वो उसके चेहरे पर झुकते हुए अब तीव्रता से उसके गालों पर अपना स्पर्श फैला रहा था। तुम दीदी, क्या किया उन्होंने? वो उसकी बाहों में फंसी बुरी तरह मचल उठी थी, कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रही थी। वो भी अपनी बुआ की पट्टियाँ पढ़कर यहाँ पर आई थी, और तुम भी घर के दुश्मन को पहुँचाने की बजाय तुमने यहाँ आकर हमसे बदला लेने का सोचा भी कैसे ये सब कुछ? वो गुस्से से कहता उसकी धड़कनों पर अपने होंठ गड़ा गया। हेमंत प्लीज स्टॉप, इट्स हर्टिंग। वो आंखों में आंसू लिए बोली। मेरी मोहब्बत का जब तुमने मजाक बनाया मुझे भी हर्ट हुआ था। वो तड़प कर कहता गुस्से से उसे और खुद को हर पर्दे से आज़ाद कर गया। मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। आंसू टूट कर तकिए में समा गए थे, और मैं इस काम के लिए तुमसे माफ़ी मांगूंगा भी नहीं। गहरी गंभीर सांसों से कहते हुए वो उसकी और अपनी जान एक कर गया। अरे क्या कर रहे हो? आहिस्ता बोलो, उठ जाएगा, अभी अभी सोया है। माया ने प्यार से विमान को देखते हुए कहा तो वो दक्ष सिंघानिया अपने जिगर के टुकड़े से थोड़ा सा पीछे होते हुए उसके माथे पर चुम्बन रखते हुए माया की ओर बढ़ा और उसे अपने सीने में भींच लिया। मेरी जिंदगी को इतनी खुशियों से भरने के लिए दिल से धन्यवाद मेरी जान। वो उसके होंठों से अपनी प्यास बुझाते हुए बोला। हाँ, वो माया थी, विवान की माया, जो न सिर्फ जिंदा थी बल्कि पिछले 1.5 साल से विवान की छाँव में थी, उसके गुप्त अपार्टमेंट में, जहाँ वो अपनी नन्ही सी जान दक्ष सिंघानिया के साथ अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत पल जी रहे थे। विवान जी, एक बात कहूँ, मानेंगे? वो उसके गले के चारों ओर बाहें डाले प्यार से बोली। हुक्म करो विवान की जान। वो उसकी कलाइयों पर चुम्बन देते हुए मखमूर नज़रों से उसे देखते हुए बोला था। हम अपने बेटे को लेकर सिंघानिया हवेली कब जाएंगे? ये सबसे कब मिलेंगे? मैं चाहती हूँ अपनी पहली सालगिरह ये अपनों के साथ मनाएं। माया के लहजे में हसरत छिपी हुई थी। बहुत जल्द, भगवान की कृपा रही तो। हवेली में मौजूद सभी दुश्मन के रूप में छुपे सभी सिक्योरिटी गार्ड्स और नौकर पकड़ लिए गए हैं। बस अब आखिरी दाव खेलना बाकी है, तुम्हारी बुआ के खिलाफ, जिन्होंने सबको गुमराह किया और हमारी जिंदगियों में जहर घोला। विवान ने माया को अपने गले से लगाया तो वो हाँ में सर हिलाती उसके सीने में समा गई। ये सब इतना आसानी से नहीं हुआ था। उस दिन हवेली से निकलते हुए माया बिना मंजिल तय किए भाग रही थी। एक घाटी पर पहुंचते हुए वो अपनी जान देने वाली थी कि वक्त पर विवान ने वहां पहुंचकर उसे बचा लिया था। बहुत शौक है ना तुम्हें जान देने का? अब तुम्हारी जान मैं खुद लूँगा अपने हाथों से। वो इस वक्त उसे अपने साथ लेकर अपने गुप्त अपार्टमेंट में आया था, जहाँ उसके अलावा और कोई नहीं था और न कोई इस जगह के बारे में जानता था। दिन रात सुबह शाम माया विवान की बाहों में रही। विवान ने भी सोच लिया था कि उसके किए की सज़ा उसे इसी रूप में देगा जब उसे अपने बच्चे की माँ बनाएगा। माया भी बिना अफसोस किए उसके साथ वहाँ रहती रही, लेकिन विवान इतना गुस्से में था कि उसे अपनी संगत के पल ही देता था। इसके अलावा वो वहाँ नहीं रुकता था और माया ने भी उसे अपनी सज़ा समझकर स्वीकार कर लिया था। और फिर जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसे खुद को भी यकीन नहीं आया। विवान ने यह खबर सुनी तो उसके चेहरे पर खुशी की बजाय चिंता और डर की लकीरें उभर आईं। माया, अब तक तुमने जो कुछ किया मैंने सब भुला दिया, चाह कर भी तुम्हें कड़ी सज़ा न दे सका, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत करना, उसे इस दुनिया में लाना है। वो उसके सामने खड़े बेबसी से बोल रहा था। उसे डर था कि माया फिर से उसके बच्चे को इस दुनिया में न लाने के बारे में कुछ गलत न कर दे। विवान जी, ये मेरा भी बच्चा है। माना कि मैंने गलती की, नहीं शायद गुनाह किया। बुआ की बात मानकर वो मेडिसिन लेकर, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो सब मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त अनजान थी। लेकिन आज मैं माँ के पद पर आ रही हूँ। कोई भी माँ जानबूझकर अपने बच्चे को तकलीफ़ नहीं देगी। आपको इस बच्चे से मतलब है ना? मैं ये बच्चा पैदा करके आपको दे दूँगी विवान जी। मेरी यही सज़ा है कि मैं इससे दूर। अभी उसकी बात पूरी नहीं हो पाई थी कि विवान ने उसके होंठों पर अपने होंठों का ताला लगा दिया। ये बच्चा हम दोनों का है पागल। मैं बाप हूँ और तुम माँ हो इसकी। विवान की बात पर वो रोते हुए मुस्कुराई थी। और फिर ठीक 9 महीने बाद एक प्यारा सा स्वस्थ बच्चा उसकी गोदी में आया, जिसे पाकर विवान को दुनिया जहान की खुशी मिल गई थी। माया हवेली वापस जाना चाहती थी, अपनी सास से माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन विवान ने उसकी बुआ के ख़तरनाक इरादों की वजह से उसे और अपने बच्चे को फ़िलहाल छुपा कर रखा था। वो जब तक सब लोगों को बेनकाब नहीं कर लेता,
माया और अपने बच्चे की जान का रिस्क नहीं ले सकता था। अब जबकि वो सब कुछ ठीक कर चुका था तो वो माया और अपने बेटे दक्ष को हवेली ले जाने का सोच चुका था। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है, वहाँ बेबान ने माया का हाथ थामते हुए कहा। आज वो उसे आखिरकार हवेली लेकर जा ही रहा था। माया ने अपने बेटे के सोए हुए अस्तित्व को अपने सीने से लगाया। 1 हफ्ता पहले ही तुम्हारी बहन हेमंत की पत्नी के रूप में सिंघानिया हवेली आ चुकी है। क्या? ये क्या कह रहे हो आप? माया हैरान हुई थी। वो तो हमें हिंदुस्तान आते आते ही तुम्हारी बुआ की साजिश का वो भी शिकार हो गई। उसे भी झूठ बोलकर तुम्हारी बुआ ने सिंघानिया हवेली वालों के खिलाफ भड़काया। पर खैर, अब बुआ तुम्हारी हवालात के अंदर है, अपने सभी गुनाहों के साथ। बेबान की बात पर माया की आंखों से आंसू बह निकले। पता नहीं बुआ ने हम दोनों बहनों से कौन सी दुश्मनी निकाली है। माया की बात पर बेबान के होंठ भेजे। उसकी बुआ बेबान और हेमंत के पापा सुभाष सिंघानिया को पसंद करती थी, लेकिन उन्हें पा न सकी। इसीलिए सारी जिंदगी शादी नहीं की और भाई भाभी की मौत के बाद उनकी बेटियों को इस्तेमाल करके सुभाष सिंघानिया से बदला लेना चाहा, लेकिन मुंह के बल गिरी। माया के सिंघानिया हवेली पहुंचने से पहले ही ये खबर पूरी हवेली में फैल चुकी थी। सिंघानिया हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सुमोना जी तो अपने पोते को देखकर जी उठी थीं। माया ने आगे बढ़कर उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी तो उन्होंने खुले दिल से उसे माफ़ कर दिया। बहू, इतनी बड़ी खुशखबरी के साथ आई हो, माफ़ कैसे ना करूँगी तुम्हें। वो खुशी से चहक रही थीं। माया शगुन आमने सामने हुई तो बेखुदी से एक दूसरे के गले लग गईं। कितनी ही देर तक वो दोनों रोती रहीं। अपनी बुआ की नफरत की भेंट चढ़ी थी वे दोनों बहनें, लेकिन भगवान ने उन्हें संभाल लिया था। जिस सुभाष सिंघानिया को बर्बाद करने आई थी, उसी सुभाष सिंघानिया के बेटों ने उन्हें अपने सीने से लगाया था। सारी सच्चाई जान लेने के बाद भी शगुन हेमंत से नजरें चुराए फिर रही थी कि अचानक हेमंत ने अकेले में ले जाते हुए उसे दीवार के साथ पिन किया। क्या बदतमीजी है ये, छोड़ो मुझे। शगुन इधर उधर देखते हुए घबराई थी, जबकि वो ऐसी जगह पर खड़े थे जहां उन्हें कोई देख नहीं सकता था। इग्नोर क्यों कर रही हो, जबकि सारी सच्चाई जानने के बाद तुम्हें तो मुझे गले लगाना चाहिए था। वो अपने सीने का बोझ उसकी धड़कनों पर डालते हुए बेबाकी से बोला। मेरा सांस बंद कर दोगे एक दिन तुम, सांड हो पूरे। अटकते हुए बोलती वो उसके भरे भरे मसल्स को देखती चोर लहजे में बोली। सनशाइन, क्या अब भी मुझे यही कहोगी कि मुझे अपने रात वाले काम की माफ़ी मांगनी चाहिए? वो उसके कान में घुसकर बोलता उसकी कान की लौ को काट गया था। हाँ बिल्कुल, तुमने मुझे मेरी मर्जी के बिना छुआ था, वो तन कर बोली। चलो यही सही, आज तुम्हारा ये शिकवा भी दूर कर दूंगा। आज तुम्हें तुम्हारी मर्जी से छूऊंगा, हर जगह से और एक अलग अंदाज से। वो उसके साथ बेबाक शरारत करता पीछे हटता, एक आंख बिंग करता मुस्कुराता हुआ चला गया, जबकि शगुन उसकी बातों और आज की आने वाली रात के बारे में सोचते हुए कान की लौ तक लाल हो गई थी। जब उसकी मर्जी के बिना उसके करीब हुआ था तब तो इतना बेबाकी और जुनूनियत से करीब हुआ था। आज जब उसकी मर्जी से उसके करीब होगा तो उसका क्या हाल करेगा। ये सोचकर ही शगुन के दिल की धड़कनों ने शोर मचाया था, जबकि चेहरे पर इस बार शर्मीली मुस्कान थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।